गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला चैप्टर शुरू हो रहा है 9th क्लास का, जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लाइविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में विविधता के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं। तो जैव विविधता यानी कि जीवों की विविधताएं होती क्या है, यानी कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं हमारे चारों ओर जीवों की एक विभिन्न प्रकार की असीमित विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। यानी हमारे वातावरण में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वो हमें जीव विविधता कहलाती है। अर्थात जैव विविधता यानी कि किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नताएं उस स्थान की जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। कोई भी स्थान विशेष है, किसी भी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों में जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उस स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों में जो विभिन्नताएं जो देखने को मिलती है वो उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहलाती है। इसके बाद में अगला जो मैंने पॉइंट डाला है बृहद जैव विविधता क्षेत्र। बृहद का मतलब होता है विशाल, यानी कि ऐसे स्थान जहां पर बहुत अत्यधिक मात्रा में जैव विविधताएं देखने को मिलती है। अत्यधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, तो वो होता है बृहद जैव विविधता क्षेत्र। भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से जो बृहद जैव विविधता क्षेत्र पर आता है, पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी पर कर्क रेखा व मकर रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य में बीच में क्षेत्र में पौधों व जंतुओं में, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में पौधों व जंतुओं में कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में पौधों व जंतुओं में काफी विविधताएं पाई जाती हैं। काफी विविधताएं पाई जाती हैं। काफी विविधताएं पाई जाती हैं। अतः ये क्षेत्र बृहद जैव विविधता क्षेत्र, बृहद जैव विविधता क्षेत्र या मेगा डाइवर्सिटी एरिया कहलाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है जैव विविधता किसे कहते हैं? बृहद जैव विविधता क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली जीवों की विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती हैं। और बृहद जैव विविधता क्षेत्र विश्व के अंतर्गत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पौधे व जंतुओं में बहुत अत्यधिक मात्रा में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं इन क्षेत्रों को। अतः ये क्षेत्र बृहद जैव विविधता क्षेत्र या मेगा डाइवर्सिटी एरिया कहलाते हैं। अब आती है बात जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता की, कि जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रत्येक विश्व के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में समानता और असमानता कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर देखने को मिलती है। इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। विशिष्ट लक्षणों के आधार पर हम देखते हैं कि इनमें समानता और विषमताएं, असमानताएं देखने को मिलती हैं। उनका वर्गीकरण किया, उनकी पहचान करना, उनका अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। बात आती है जंतुओं व पादपों के प्रमुख समूह की। जंतुओं व पादपों के प्रमुख समूह के बारे में वर्गीकृत करने का, विभिन्न जगतों में विभाजित करने का विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किया गया। इन वैज्ञानिकों में पहला जो नाम आता है वो आता है अर्नेस्ट हैकल का। अर्नेस्ट हैकल
1894 में इन्होंने सबसे पहले पादपों के जंतुओं के वर्गीकरण की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। इन्होंने बताया कि जीव जंतु और पादपों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वो उस स्थान विशेष की जैविक विविधता को व्यक्त करते हैं। उसके बाद में रॉबर्ट विटेकर, उन्होंने 1959 यानी 1959 में जैव विविधताएं विभिन्न जगतों में विभाजित करने का प्रयास किया। और उनके बाद में कार्ल बोस, इन्होंने 1977 में जीवों और जीव जंतु और पादपों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत करने के प्रयास किया। ये जगत जीवों की कोशिकीय संरचना, पोषण के आधार पर, स्रोत के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया। इनमें जो मुख्य जो आते हैं वो आते हैं रॉबर्ट विटेकर, और रॉबर्ट विटेकर का आता है पंच जगत सिद्धांत। रॉबर्ट विटेकर के पंच जगत सिद्धांत में रॉबर्ट विटेकर का पंच जगत सिद्धांत, पंच जगत सिद्धांत में रॉबर्ट विटेकर में इन्होंने 5 भागों में इसका विभाजन किया। 5 भागों में जीवों का वर्गीकरण किया गया इनके द्वारा, और ये 5 भाग थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत में विभाजित करने के कारण इसको हम कहते हैं पंच जगत अवधारणा या पंच जगत सिद्धांत। पंच जगत अवधारणा या पंच जगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विटेकर की पंच जगत अवधारणा में 5 जगत माने जाते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा ये जो जीव पाए जाते हैं कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनमें सुसंगठित रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता, इन संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते, और ये पोषण के आधार पर स्वयंपोषी और विषमपोषी होते हैं। स्वयंपोषी व विषमपोषी होते हैं, और इसमें संगठित केंद्रक व कोशिकांग नहीं पाए जाते, वह कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनमें जीवाणु नील हरित शैवाल, जीवाणु नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि, ये आता है मोनेरा। इसके बाद में दूसरा है अपना प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में इसमें एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक वे जीव होते हैं, इनमें संगठित केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिक होते हैं, इनकी कोशिका में संगठित रूप से केंद्रक पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं झिल्लीबद्ध रूप से। इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए, इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए सीलिया व फ्लैजेला, सीलिया व फ्लैजेला, सीलिया व फ्लैजेला पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत ये अलैंगिक जनन और कोशिका संलयन, इनमें कैसा होता है? अलैंगिक जनन व कोशिका संलयन की क्रिया होती है, कोशिका संलयन की प्रक्रिया होती है, और युग्मनज बनने की विधि द्वारा करते हैं। एक कोशिक शैवाल, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? एक कोशिक शैवाल व प्रोटोजोआ, ये दूसरा होगा। इसके बाद में आता है फंजाई, नंबर तीसरा है फंजाई।
फंजाई में फंजाई जो होते हैं ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। विषमपोषी यूकैरियोटिक ये जीव होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर सड़े गले पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं। इसलिए कैसे होते हैं? ये मृतजीवी भी कहलाते हैं। मृतजीवी भी कहलाते हैं। इनमें परजीवता होती है, यानी कि दूसरे पर जीवन यापन करते हैं। उसके अलावा कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ संबंध बनाती हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवालों के साथ संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। जैसे लाइकेन। इनके बाद में अगला जो है इसमें प्लांटी जो है प्लांट से बना है। और इसके बारे में यदि हम वर्गीकरण करें तो इसमें कोशिका भित्ति और बहुकैरियोटिक कोशिका भित्ति व बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इनके अलावा ये स्वयंपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। और इनमें बीजों की क्षमता के आधार पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी भागों में इनको विभाजित किया जाता है। बीजों के आधार पर इनको इनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के लिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी, इन भागों में इनका वर्गीकरण होता है। इनके बाद में अगला जो है वो होता है अपना एट लास्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया में संगठित रूप से सभी विषमपोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं और इसमें सभी जीव जंतु होते हैं। ये पंच जगत का अवधारणा सिद्धांत रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दिया। इसको 5 भागों में उन्होंने विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण की बात आती है मोनेरा की। मोनेरे जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें मुख्य रूप से संगठित रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता, कोशिकांग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट यानी कि कैरियोट के उद्भव से पहले स्वयंपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। अपना पोषण स्वयं करते हैं, दूसरों पर आधारित अपने पोषण के लिए स्वयं पोषण की प्रक्रिया अपनाते हैं, विषम रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। इनके उदाहरणों में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी स्वयं पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है इसमें सभी एक कोशिक आते हैं। एक कोशिक में जैसे अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। यूकैरियोटिक होते हैं यानी इनमें संगठित रूप से केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। गमन के लिए इनमें सीलियर फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें अलैंगिक जनन होता है यानी अकेला एक ही जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता करता है। कोशिकीय संलैंगिक क्रिया होती है। एक कोशिक शैवाल और प्रोटोजोआ में आते हैं। तीसरा है फंजाई। फंजाई में आते हैं विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। पोषण के लिए सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर मृतजीवी रूप होते हैं, मृतजीवी होते हैं। पोषण में सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर आश्रित होते हैं, उनमें ये ज्यादा पनपते हैं। फंगस
और वहां पे इसलिए ये मृत जीवी भी कहलाते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों पर अपना जीवन यापन करने वाले। इसके बाद में कवकों की कुछ प्रजातियां होती हैं जिनमें नील हरित शैवालों के साथ संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहा जाता है। इसके बाद में इसका अगला जो पॉइंट है वो है रॉबर्ट विटेकर के अनुसार प्लांटी। प्लांटी का शब्द का मतलब होता है प्लांट, प्लांट यानी कि पेड़ पौधे। तो इस जगत में सभी पेड़ पौधे आते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुकोशिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक जीव हैं, स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। उसके अलावा बीज की संरचना के आधार पर और फल की संरचना के आधार पर इनको 4 भागों में और विभाजित किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। इनके बाद में इनमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एनिमेलिया का। एनिमेलिया जो होते हैं इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिक विषमपोषी जीव आते हैं, यानी एनिमेलिया, इसमें सभी जीव जंतु आते हैं टोटल। और ये जो होते हैं इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका इसमें आती है, तो जंतु रूप इसमें होते हैं एनिमेलिया में, तो इनमें ये नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर एनिमेलिया को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। यहाँ से आगे डियर स्टूडेंट इसको मैं कल कराऊंगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। इसको घर पे बैठ करके अपनी फेयर कॉपी में इनको लिखें और लिखने के बाद में इनको लर्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद।